चलो जी, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम क्या था? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ? विद इन द बाउंड्री जो हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उन व्यापारियों के लिए हमने क्या पढ़ा? इंटरनल ट्रेड। जिसमें हमने पढ़ा क्या, रिटेलर क्या होते हैं, होलसेलर क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, है ना, कौन एक दूसरे को क्या क्या सर्विसेज देता है ना। होलसेलर जुड़ा हुआ है किससे? मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर से। रिटेलर जुड़ा हुआ है किससे? होलसेलर से और कस्टमर से। फिर हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, फिर चेन स्टोर्स हमने पढ़ा, फिर मेल ऑर्डर बिजनेस पढ़ा। तो ये सारे बिजनेस इंटरनल ट्रेड के अंदर है। अब इसी चीज को हम विदेश के बाहर ले जा रहे हैं, मतलब अपने देश के बाहर ले जा रहे हैं। अब हम अपने देश के बिजनेस को दूसरे देश के बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। बिजनेस वही है बट क्या हो रहा है? ग्लोबली हो रहा है, जिसे हम एमएनसी बोलते हैं। तो एमएनसी कंपनीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनियां जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में काम करती है। जैसे इंडिया की कोई कंपनी मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, मल्टीपल नेशनल में, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी एक तरीके से इंडिया का क्या हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, है ना। कई सारी चीजें जिस कंट्री में होती है वो दूसरे देशों को भी देता है, और जिस कंट्री में जो चीज नहीं होती है वो दूसरी कंट्री से लेता है। ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो? इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं डिवीजन के अलावा वो देखो, 2-3 कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। अपनी अपनी बुक खोल लो, ठीक है। जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं कहीं पे भी, वो अपनी बुक खोल लो और जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसको अपनी बुक से देखो, ठीक है। 3 टर्म्स देखो। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी टर्म आती है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। 3 टर्म्स निकालो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या हुआ? मैं इंडिया हूं, मेरे पास मान लो मिल्क की कमी है, मेरे कंट्री में मिल्क कम होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं मिल्क उस कंट्री से लूंगा जहां पे ज्यादा होता है। तो जब कोई बाहर का गुड्स या सर्विस इंडिया में ले रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट हो गया। अब जैसे इंडिया में बहुत सारा क्या होता है? जूट होता है। जूट मतलब जैसे कपड़ा बनाते हैं, हमारे इंडिया में कपड़ा बहुत बनता है, ठीक है ना, यानी जूट की खेती बहुत होती है। तो हम बाहर इसको भेजना चाहते हैं जिस कंट्री में कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोल देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया। अब ये नया क्या है? एंटरपोर्ट का मतलब क्या है? एंटरपोर्ट का मतलब होता है हमने कोई मटेरियल किसी कंट्री से लिया, उसको मॉडिफाई किया, उससे कोई प्रोडक्ट बनाया और दूसरी कंट्री में बेच दिया। यानी खरीदा था किस लिए? फर्दर से सेल करने के लिए किसी और कंट्री में, हमें उसे अपनी कंट्री में कंज्यूम नहीं करवाना, इसे हम कहते हैं एंटरपोर्ट। ये 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। उसके बाद तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा? 2 चीजें होंगी। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी। क्या होगा? पहला, कम से कम 2 कंट्री होनी चाहिए तब इंटरनेशनल ट्रेड बनेगा। और दूसरा क्या होगा? पेमेंट इन फॉरेन करेंसी होगा। जैसे इंडिया में तो हम सेल परचेज करेंगे तो हमें क्या होगा? पैसा मिल जाएगा, है ना, जो हमारे यहाँ करेंसी रुपीज है। लेकिन फॉरेन कंट्री में तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यूएस से हम ट्रांसफर करें तो डॉलर चलता है, यहाँ क्या चलता है? रुपीज चलता है। तो बीच में क्या प्रॉब्लम आएगी? मनी एक्सचेंजर की। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। फिर जो बैंक्स होते हैं उनका एक काम ये भी होता है, करेंसी वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, है ना, अब मुझे उसको डॉलर में देना है, तो मैं उसको डॉलर में डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं अपने बैंक से बोलूंगा कि आप मुझसे इतना पैसा ले लो और उसको डॉलर में पेमेंट कर देना। तभी तो हम पढ़ते हैं कि $1 बराबर इतना चल रहा है। जैसे मान लो आज $1 कीमत 70 रुपए है, तो मतलब $1 चुकाने के लिए पहले मैं अपने बैंक में 70 रुपए दूंगा, फिर मेरा बैंक उसके बैंक में $1 दे देगा, ठीक है। ये 2 चीज हो गई। फिर हम देखते हैं इसमें बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। बेनिफिट्स क्या होते हैं? मतलब एक बिजनेसमैन को इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहिए, उसे क्या लालच दें हम, यानी इंडिया क्या बोले व्यापारियों की आप इंटरनेशनल बिजनेस करो। तो बहुत सारे बिजनेस हैं। पहला, अर्निंग किस में होगी? आपकी फॉरेन करेंसी में होगी, और फॉरेन करेंसी बहुत सारी कंट्री में हमसे स्ट्रांग है। जैसे डॉलर हमसे स्ट्रांग है, तो आप इंडिया में बेचोगे तो 70 रुपये बिकेगा, लेकिन वही चीज अगर आप $70 में बेच दोगे तो कितना ज्यादा रुपया आ जाएगा आपके पास कन्वर्जन के बाद। दूसरा है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको लगता है मान लो मैं ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ विदेश के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मैं उनके सिलेबस को भी पढ़ा सकता हूँ, तो वहां से मुझे फीस आएगी और ज्यादा उस अमाउंट में आएगी। तो अपने रिसोर्स को, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपनी नॉलेज को या अपने प्रोडक्ट को, अपनी मशीन को हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड करें तो। एक और आता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अब ये क्या है? ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगी। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो दिल्ली के अंदर पढ़ाता है, दिल्ली में फेमस होगा, पूरे इंडिया में पढ़ाता है, पूरे इंडिया में फेमस होगा, है ना, और पूरे वर्ल्ड में पढ़ाता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा,
है ना। जैसे मान लो कई सारे टीचर है पूरे यूट्यूब में छाए हुए हैं, तो पूरा इंडिया उनको जानता है। अब कुछ ऐसे भी ट्यूटर टीचर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में उनकी वीडियोस देखी जाती है, मोटिवेशनल है कोई भी है। तो ग्रोथ के चांसेस कहाँ है? इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जाहिर सी बात है, कोई हम जैसे कोई इंपोर्टेड घड़ी पहनते हैं, इंपोर्टेड फोन लेते हैं, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ती है, मतलब वैल्यू इन द सेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मानते हैं अच्छा है उसका, है ना। कोई फॉरेन का गुड्स लेना या कोई फॉरेन की मशीनरी यूज करना। इसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस करने से आपके बिजनेस की भी क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने बेनिफिट्स नेशन के एंगल से, देश को क्या फायदा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं फायदा फर्म को क्या फायदा होगा, यानी मैं अगर इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, किस चीज के? इंटरनेशनल ट्रेड के। तो मेरे को पहला बेनिफिट होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे मैंने बताया फीस डॉलर मिलेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, ये ऊपर इसमें भी आया था। जो मेरी कैपेसिटी है, अगर मैं 1 घंटे में 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो पूरे गूगल मीट से किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से 200 बच्चों को, 500 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ यहाँ भी आ गया। वे फ्रॉम इंटेंस कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपको लगता है कि आप डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी जाना चाहिए, उन लोगों से भी कम्पीट करना चाहिए। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट मिंत्रा इंडिया के हैं, लेकिन ये कम्पीट किससे करते हैं? अमेजोन से। तो अमेजोन इंटरनेशनल है, अमेजोन जो है एमएनसी की तरीके से काम करता है। तो अगर आपको लगता है डोमेस्टिकली आप स्ट्रांग हो, तो आप किससे फाइट करो? जो इंटरनेशनल कंपनी। उसके बाद बिजनेस का विजन इंक्रीज होता है। इंप्रूव बिजनेस विजन मतलब आपकी सोचने की वैल्यू बढ़ती है, सोचने की जो स्कोप बढ़ता है। पहले आप डोमेस्टिकली सोचते थे किसको क्या बेचूं, कितना बेचूं, फिर धीरे धीरे आपका क्या है, विजन बड़ा होता चला जाता है। ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। अब अच्छा, अब इसमें एक डिफरेंस है, देखो कई बुक में ये उसमें होगा, किसी में पैराग्राफ फॉर्म में होगा। इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। किसी किसी में चार्ट बना के दिया होगा, किसी किसी में सेंटेंस वाइज दिया होगा, है ना। फिर एक दूसरा हम डिफरेंस देखेंगे, कौन सा? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंस। अभी हम पहले देख रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। अब सिंपल है, सबसे पहला पॉइंट है नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। अगर डोमेस्टिक बिजनेस है तो दोनों की नेशनलिटी एक ही कंट्री की होगी, है ना। और अगर इंटरनेशनल, दोनों की नेशनलिटी अलग अलग होगी। जैसे बेचने वाला यूएस का, खरीदने वाला इंडिया का, या बेचने वाला इंडिया, खरीदने वाला यूएस का, ठीक है। दूसरा नेशनलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे मान लो जब 2 देश व्यापार करेंगे, 2 बैंक भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन बैंकों के बीच होता है, कैश थोड़ा व्यापार होता है। इंटरनेशनल जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, फिर वो फ्रॉड है वैसे करते हैं। तो 2 बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे, 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कुछ गलत होगा तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन लोग जुड़ जाते हैं, किस किस लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा बनाने से हमारी चीजों की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे मान लो एक टाइम पे मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, है ना, लेकिन उसी टाइम में मैंने उसी क्लास को, जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी को मैंने लाइव भी कर दिया। मान लो यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, तो 2 पढ़ ही रहे हो, 10 पढ़ ही रहे हो मेरे सामने, 20 100 और भी जुड़ सकते हैं। तो ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो गया, 1 घंटे में मैं ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। कस्टमर ह्यूमिलिटी अक्रॉस मार्केट। कस्टमर की अप्रोच बढ़ सकती है, आपकी पूरे वर्ल्ड में आपकी कस्टमर की अप्रोच बढ़ सकती है, ठीक है ना। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसी। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज का मतलब क्या है? आपके बिजनेस की पॉलिसी और आपके बिजनेस का स्टैंडर्ड बढ़ता है किसमें? इंटरनेशनल में। लेकिन डोमेस्टिकली क्या है? आपकी पॉलिसी डोमेस्टिकली ही काम करती है, फॉरेन पॉलिसी आपको अलग बनानी पड़ती है, ठीक है ना। करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, बार बार आ रहा है। क्या डोमेस्टिक बिजनेस में एक करेंसी काम करेगी, फॉरेन बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में 2 करेंसी मिनिमम काम करेगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए पॉइंट्स, है ना। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो आपकी बुक में, निकालो उसको, इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड, मैं जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये निकालो, इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड। समझाता हूँ इसको, देखो इसमें ना जो बेसिस है वो समझा रहा हूँ, मीनिंग तो आप समझ ही जाओ, लिख ही लोगे। इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड की मीनिंग: विद इन द बाउंड्री इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्री इन्वॉल्व, इंटरनल में 1, एक्सटर्नल में 1 से ज्यादा, रिस्क डोमेस्टिक में कम, इंटरनल में कम और इंटरनेशनल में रिस्क ज्यादा, करेंसी यूज
इधर सिंगल करेंसी उधर मल्टीपल करेंसी। प्रोसीजर इन्वॉल्व, यहाँ पे प्रोसीजर ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आते हैं इम्पोर्ट, तभी आपके सिलेबस में कट गया है। सिलेबस जब आप पढ़ते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा लंबा प्रोसेस था, पहले ये बनवाओ फिर ये बनवाओ, 14-15 प्रोसेस थे, वो आपको नहीं पढ़े, डिलीटेड पार्ट। तो प्रोसीजर इन्वॉल्व में शॉर्ट प्रोसेस किसका, इंटरनल ट्रेड का, लॉन्ग प्रोसेस किसका, एक्सटर्नल। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट मतलब ज्यादातर यहाँ पे इंडिया में पेमेंट कैसे, कैश या चेक, लेकिन वहां पे कई सारे और बिजनेस से पेमेंट मैकेनिज्म बदल सकते हैं, जैसे कि आपको किसी बैंक के थ्रू पे करना पड़े, है ना, डीलर एक्सचेंज, डीलर के थ्रू पे करना पड़े, तो वहां पे एक्सचेंज में बदल सकते हैं। लीगल रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे इंडिया के लॉ, वहां पे इंटरनेशनल लॉ, दोनों कंट्री के बीच के लॉ, है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कई तरीके से, यहाँ तो जैसे बस से भिजवा दो, ट्रेन से भिजवा दो इंडिया के अंदर, लेकिन वहां पे क्या है, या तो एयरवेज या वाटरवेज, वहां बस थोड़ा जा सकती है, ठीक है ना। कॉस्ट इन्वॉल्व, यहाँ पे कंपैरेटिवली कॉस्ट इन्वॉल्व कम ट्रांसपोर्टेशन की, वहां ज्यादा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टॉपिक हो गया। अब इसको यहाँ पे आप पहले यहाँ तक पढ़ लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमारे पास नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप मतलब आपके मन में इंटरनेशनल बिजनेस सोच के ये आ रहा होगा कि जब मैं कोई बिजनेस इंडिया से बाहर करूंगा तब इंटरनेशनल कहलाएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल है कि पहले तो मैं इंडिया में तो काम कर लूँ, पहले जैसे मैं दिल्ली में कालका जी में तो काम कर लूँ, फिर पूरी दिल्ली में तो काम कर लूँ, फिर पूरे इंडिया में, तो बहुत लंबा लग जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, कई तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप इस तरीके भी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे मान लो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है कोई, तो जो थोड़ा ना आप भी कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोलो, उस कंपनी के साथ जुड़ जाओ, तो आप भी तो कंपनी का हिस्सा हो गए। तो यही बिजनेस भी ऐसे ही होते हैं, आप नया ना शुरू करके उससे जुड़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहला है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जैसे एजेंट होते हैं, तो एजेंट भी तो बन सकते हो आप। जैसे मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, जब रियलमी के फोन आए थे, एमआई के फोन आते हैं स्टार्टिंग में, आज से 3-4 साल पहले, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, और 1-2 घंटे की सेल लगती थी उसकी, बहुत अच्छे फोन बहुत कम कीमत पे आते थे। तो यानी जो कंपनी थी उसने किससे टाई अप किया, इंडियन की सिर्फ फ्लिपकार्ट कंपनी से, वो भी ऑनलाइन सेलिंग, कहीं दुकान पे जाके आप ले सकते रियलमी का फोन। इसी तरीके से ये मर्केंडाइज हो गया, यानी हमने चाइना की कंपनी इंडिया में आके एक पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप कर रही है कि मेरे आप मोबाइल फोन सेल कराओ। इस तरीके से आप उसके एजेंट बन सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, सर्विस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर्विस में से टीचिंग है ना, जैसे मेडिकल कंसल्टेंसी, जैसे सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, जैसे मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो पता है आप कंप्यूटर यूएस के लोगों से भी ठीक करा सकते हो। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर तो आपको बुलाना पड़ेगा ना किसी को, मतलब आपको ऑनलाइन एक्सेस कर देगा। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे एक आता है, आपने सुना होगा एनी डेस्क, सुने, एनी डेस्क एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ऐप होती है ना मोबाइल में, ऐसे एनी डेस्क एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने फोन की आईडी उसे शेयर करोगे, वो आपकी आईडी शेयर करेगा, तो वो आपके मोबाइल को या लैपटॉप को मतलब चलाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, आपको लगा मैं चला रहा हूं, बट वो आपका कंप्यूटर फिर वो चलाएगा, आपकी स्क्रीन पे वो क्लिक करेगा। तो ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपेयर हो जाते हैं, कंप्यूटर रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी बिजनेस करने के तरीके हैं, है ना। सर्विस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग बहुत आजकल इंडिया में पॉपुलर। लाइसेंस ले लो आप, जैसे मैकडी है, तो मैकडी का जो बर्गर है क्या यूएस से बन के आ रहा है, कंपनी तो यूएस की है बट बन तो यही रहा है ना मैकडी। तो जिसने यहाँ मैकडी खोला होगा उसने जो पेरेंट कंपनी है यूएस की, उससे क्या लिया होगा, लाइसेंस लिया होगा, और लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है एडुरेंट फाउंडेशन, बहुत फेमस हो गया, बस लोग चाहते हैं मैं आपका नाम यूज करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ मेरा नाम यूज कर लो, मेरा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉपी कर लो, बट मुझे हर साल फी देना, लाइसेंस फी, है ना। और ऐसी फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी मतलब आप उसका आउटलेट खोलो, जैसे पतंजलि का अगर आप खोलना चाहते हैं तो पतंजलि से टाई अप कर लो, बाबा जी से आप बातें कर लो, एग्रीमेंट फॉर्म कर दो, वो आपका सामान हरिद्वार से भिजवा देंगे, आप सामान बेचो और उनका परसेंटेज देते रहो, बस फ्रेंचाइजी होती है, ठीक है। जैसे बायजूस है, बायजूस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, बायजूस के नाम से पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे आकाश इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो आकाश इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं कि आकाश इंस्टीट्यूट ही जाओ आप पढ़ने, आकाश इंस्टीट्यूट अपना नाम बेचता है, कहता है कि मेरे नाम, मेरे डिजाइन, मेरे इंस्टीट्यूट के इन्वर्टर कॉपी करके आप पढ़ाओ,
फ्रेंचाइजी बहुत फेमस है इंडिया में, ये 2 बहुत फेमस है। और क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप बाहर के लोगों को जो विदेश में हैं उनको कन्विंस कर सकते हो कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो बिजनेस आइडिया बहुत स्ट्रांग है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो फॉरेन से आप इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, विदेशी लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएं। तो ये है हमारे पास पूरा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहां तक पहले पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं पहले बुक से आप ढूंढ लो, वीडियो पॉज करो, फिर उसको पढ़ो, ठीक है। रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मतलब अब एक तो प्रॉब्लम ये थी कि बिजनेसमैन को सोचना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, एक है कंट्री को सोचना पड़ रहा है। अब यहाँ पे रीजन खुद बता रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने पता है, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से दोस्ती बनाओ, क्यों, ये रीजन बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना सबसे लड़ो पड़ोसी, मतलब पड़ोसी ही काम आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो घर में या कुछ भी हुआ तो ऐसे ही कंट्री भी तो पड़ोसी होती है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। तो यहाँ पे रीजंस कह रहे हैं व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें कई पॉइंट्स है। पहला लिखा हुआ है कि हर कंट्री के पास क्या नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। मैंने बताया इंडिया में ऐसे क्रूड ऑयल नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल नहीं निकलता, हम ईरान इराक सऊदी अरेबिया से लेते हैं, नहीं है इक्वल अपॉर्चुनिटी। वहां पानी की शॉर्टेज है, समझ गया ना। तो ये पहली प्रॉब्लम है, हर कंट्री के पास प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी बात सही है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है उनके वहां नहीं है, उनके वहां की प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं है। तो डिफरेंसेस ऑफ क्या है, प्रोडक्टिविटी है, डिफरेंस ऑफ क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप देखो जैसे इंडिया के लोग यूएस सऊदी अरेबिया जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां उनको पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां का आदमी यहां आना पसंद करता है क्योंकि यहाँ का लेबर रेट सस्ता है। बात समझ आ रही है। नौकरी करने के लिए विदेश लोग जाते हैं क्योंकि वहां लगता है कि पेमेंट ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब वहां की लेबर रेट ज्यादा है और यहाँ का लेबर रेट कम है। तो ये भी एक फैक्टर है इंटरनेशनल बिजनेस में। यानी मैं अगर चाहूं फैक्ट्री सेटअप करूं और यूएस में खोलूं तो वहां मुझे लेबर अगर इंडिया की मिल जाए तो सस्ता पड़ जाएगा, तो इंडिया से ही लेबर लिए जाऊंगा, समझ ना। तो ये भी आप कर सकते हो इस चीज। नेक्स्ट है देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री विच इज अ बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट। जैसे चाइना है, चाइना कंपनी आईटी कंपनी का जाइंट है, बहुत सस्ती चीजें बना लेता है। चाइनीज प्रोडक्ट हम कहते हैं ना चाइना का माल है, चाइना का माल है। अब चाहे हमें भले गंदा लगे बट ऐसी चीज बनाना उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज करते हो घर में वो सब चाइनीज है ना। इवन जो हॉस्पिटल में मशीन लगती है सिटी स्कैन एमआरआई की, वो सब चाइना की बनी हुई। इसका मतलब वहां पे चाइना में क्या है, आईटी हब होता जा रहा है। यूएस में सॉफ्टवेयर बहुत बनते हैं, इंडिया में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है बहुत। हमारे यहाँ जूट का मैंने प्रोडक्शन बताया, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बहुत अच्छा, वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर कंट्री एक चीज में परफेक्ट हो सकती है लेकिन सब में परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट रीजन। क्लियर। चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, इससे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा और रिवाइज हो गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या बचा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस आप इन्वॉल्व हो जाओ आपके मजे आ जाएंगे, आपको सारी एडवांटेजेस है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अब इंटरनल बिजनेस में होती है, एक्सटर्नल ट्रेड में भी होंगी कि आप बिजनेस करना ऑटोमेटिकली बिजनेस करना ही मुश्किल है, चाहे वो इंटरनल हो या ऐसा, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 3-4 पॉइंट्स इंटरनेशनल बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है लीगल प्रोसीजर्स। अब ऐसा हो सकता है कि बिना लाइसेंस लिए आप इंटरनेशनल ट्रेड कर लो, बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत सारी कंप्लेंट्स पूरी करने से, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिए लोग व्यापार कर रहे हैं, पॉसिबल है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी जब रेड वगैरह पड़ती है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे रूल्स होंगे, है ना, बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी जो कंप्लेंट आपकी कट गई है, जबकि वो कंप्लेंट हम पढ़ते कहाँ, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते प्रॉपरली तो वहां थी। क्लियर। एक प्रॉब्लम क्या होगी, लीगल प्रोसीजर की प्रॉब्लम। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस, व्यापार करने की कंडीशंस होती है, जब कंडीशन आप फुलफिल कर लोगे तभी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, वरना आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, अगर इतने से ज्यादा टर्नओवर है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, रूल है।
नहीं लेते जीएसटी नंबर तो आपको बिजनेस को ठप करना पड़ेगा। तो वहां भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हाई रिस्क है। रिस्क किस चीज का? पैसे डूब जाने का। रिस्क किस चीज का? सामान के खराब हो जाने का। रिस्क किस चीज का? गवर्नमेंट का आपका बंद कर देने, जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन खराब होते रहते हैं, इससे क्या अफेक्ट होता है? व्यापार अफेक्ट होता है। डिफरेंसेस लैंग्वेजेस हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस आपको या तो आपको इंग्लिश आए या उस कंट्री की लैंग्वेज आए, या आपको ऐसे एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे जो वहां से डील कर पाए। समझ रहे हो? नेक्स्ट है, लास्ट है फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली आपको बैंक इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया में तो क्या है, जो कैश जोड़ा गड़ा और अपना काउंट करके बैंक में डाल दिया, लेकिन वहां ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको कोई बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। बैंक कंट्री करेंसी किस में आएगी? फॉरेन करेंसी में। अमाउंट फॉरेन करेंसी में आएगा, देन यू नीड टू कन्वर्ट इन योर होम करेंसी। ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये हमारा पूरा इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इसको जो भी बुक आपके पास हो, पूनम गांधी, सुभाष दे, एनसीईआरटी, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उससे रिवाइज कर लो। या फिर अगर आपको समरी नोट्स चाहिए, मेरी बुक चाहिए जिसमें पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल दी है, वहां से आप ले सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच।